Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is mass spectrometry. Dear students, mass spectrometry बेसिकली एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर बहुत वाइडली स्टडी करते हैं और ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन हम ये जो बेसिकली आप जो पढ़ने लगे हैं ये हम आइसोटोप्स के एटॉमिक मैसेज को स्टडी करने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है क्या है, जो मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है ये एक एनालिटिकल टेक्निक है। इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। जो मैंने पहले आपको बताया, इसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट अलॉन्ग विद देयर रिलेटिव अबंडेंस। हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं? हम इसको आइसोटोप्स के एग्जैक्ट एटॉमिक मैसेज मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं, उनके किसके अलॉन्ग, रिलेटिव अबंडेंस के अलॉन्ग, कि वो नेचर में कितनी एग्जिस्ट करती है उसकी अमाउंट। इसके और भी पर्पज़ हैं, हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं। लेकिन बेसिकली हम यहाँ जो है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री यूज़ कर रहे हैं एटॉमिक मैसेज के लिए, आइसोटोप्स के एटॉमिक मैसेज के लिए। डियर स्टूडेंट, टू टाइप्स हैं इसकी मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की। एक ऑस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है और एक डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमेट्री है। फर्स्ट वन है ऑस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। ये साइंटिस्ट का नाम था ऑस्टन। उसने सबसे पहले इसको डिज़ाइन किया था। किस लिए ये यूज़ हो रही थी? इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। हम डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके आइसोटोप्स थे, उनके एटॉमिक मैसेज को स्टडी करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज़ करते थे। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड टाइप इसकी है डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। इसको हम मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोमेट्री भी कहते हैं। डेम्स्टर ने इसको डिज़ाइन किया था। ये हम यूज़ किस लिए करते हैं? इट इज़ आल्सो यूज टू आइडेंटिफाइज द एटॉमिक मैसेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। इससे हम एटॉमिक मैसेज को, जिस तरह हमने ऑस्टन के अंदर कहा कि हम एटॉमिक मैसेज को उसके अंदर डिटरमाइन करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इस डेम्स्टर में भी हम एटॉमिक मैसेज को डिटरमाइन करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के। और प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, जो हमारे पास सॉलिड स्टेट के अंदर एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मैसेज इसमें हम स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का प्रिंसिपल क्या है? ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है। In this technique, a substance is first volatilized and then ionized with the help of high energy beam of electrons. डियर स्टूडेंट, जो हमारे पास सब्सटेंस है उसे पहले हम वेपराइज करेंगे, वेपर्स में चेंज करेंगे। जब हमने उसको वेपर्स में चेंज किया तो अगला जो स्टेप होगा वो आयनाइजेशन का होगा। हम हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मदद से उसके ऊपर बम्बार्ड करवाएंगे उस सब्सटेंस पे, जिससे उसकी आयनाइजेशन होगी। आयनाइजेशन के नतीजे में जो गैसेज है वो पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगी और हम उसको सेपरेट करेंगे उनकी मैस ओवर चार्ज वैल्यू से। ठीक है, मैस टू चार्ज रेशियो से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सेपरेट आउट कर देंगे, और लास्ट पे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो एक रिकॉर्डेड पीक की फॉर्म में आएगा, कंप्यूटराइज फॉर्म में आएगा डाटा जो हमारे पास आएगा। जिस एलिमेंट की, जिस आइसोटोप की जितनी मैस ओवर चार्ज रेशो वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी पीक उतनी ही ज़्यादा होगी। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने इनपुट दी, गैसियस फेस में था, हमने उसको वेपराइज किया, जो सब्सटेंस था हमने सबसे पहले उसे वेपर्स में कन्वर्ट करना है, फिर उसकी आयनाइजेशन करवानी है, फिर डिफरेंट चार्जेस होंगे उनके ऊपर, हमने वो चार्जेस को सेपरेट करना है एम ओवर ई वैल्यू से। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास प्रिंसिपल मैस स्पेक्ट्रोमेट्री का। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे डिटरमाइन द एटॉमिक मैसेज बाय यूजिंग डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। अब मैस स्पेक्ट्रोमेट्री को यूज़ करते हुए जो एटॉमिक मैसेज है डिफरेंट एलिमेंट्स के वो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले है वेपोराइजेशन चैम्बर। डियर स्टूडेंट, वेपोराइजेशन चैम्बर के अंदर हम जो सैंपल लेते हैं, जो सब्सटेंस लेते हैं, उसको वेपराइज करते हैं, वेपर्स फॉर्म में चेंज करते हैं। द सैंपल इज कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट, द प्रेशर ऑफ द वेपर्स इज केप्ट वेरी लो। जो हम इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं वो बड़ा ही लो होता है। कितना होता है? 10⁻⁶ टू 10⁻⁷ टॉर। डियर स्टूडेंट, अगर हमारा जो सैंपल है वो लिक्विड
ये गैस होगा तो वेपराइज जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर सॉलिड स्टेट में है तो उसको ज़रा डिफ़िकल्ट है वेपराइज करना। हम उसको ओवन के ज़रिए या हीट अप करके उसे वेपराइज कर सकते हैं। हमने इतनी ज़्यादा भी हीट नहीं उसको देनी कि वो डिकम्पोज हो जाए। ठीक है, ये हमने वेपोराइज़ किया। ये अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है कि जब हम वेपोराइजेशन चैम्बर के अंदर जो सब्सटेंस को वेपोराइज़ कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई करते हैं। वेरी लो प्रेशर होता है 10⁻⁻6 से लेके 10⁻⁷ टॉर तक। नेक्स्ट वन है आयनाइजेशन चैम्बर। ये जो वेपर्स हमारे पास आ जाते हैं वेपराइजेशन चैम्बर में, हम इसको एंटर करते हैं आयनाइजेशन चैम्बर में। दीज वेपर्स एंटर इन द आयनाइजेशन चैम्बर। वेपर्स आर बम्बार्डेड बाय मीन्स ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। हमने जैसे पहले स्टडी किया था कि वेपराइजेशन के बाद आयनाइजेशन का स्टेप होता है। हाई बीम एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स से हम बम्बार्डमेंट करवाते हैं और गैसेस की जो होती हैं वो सैंपल की वेपराइजेशन की उनकी आयनाइजेशन हो जाती है, आयंस में चेंज हो जाते हैं। एटम जो होते हैं वो आयंस में चेंज हो जाते हैं। ड्यू टू बम्बार्डमेंट एटम चेंज इनटू आयंस। दीज पॉजिटिव चार्ज आयन हैव डिफरेंट मैसेज। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इनके जो मैसेज होंगे वो डिफरेंट होंगे और ये डिपेंड किस पे कर रहे होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ आइसोटोप्स प्रेजेंट इन दैम। ये आइसोटोप्स पे डिपेंड कर रहे होंगे, उसकी नेचर पे कि कौन सा आइसोटोप है। डियर स्टूडेंट, आइसोटोप्स के जो मैस नंबर हैं वो डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, इस बिना पर हम इनको स्टडी करते हैं। थर्ड वन जो चैम्बर हमारे पास है वो एसिलेशन चैम्बर है। हमने पहले वेपराइजेशन चैम्बर, फिर आयनाइजेशन चैम्बर, अब थर्ड वन जो है वो एसिलरेशन चैम्बर है। एसिलेशन चैम्बर के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि जो हमारे पास आयनाइजेशन चैम्बर में आयंस बने होते हैं ना, हम उसको एंटर करवाते हैं और उनकी प्लेट्स के दरमियान जो परफोरेटेड एसिलेटिंग प्लेट्स होती हैं ना, उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। वो कितना अप्लाई हमने करना है, 500 से लेके 2000 वोल्ट तक, 500 टू 2000 वोल्ट्स, ये हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे। जब हम अप्लाई करेंगे तो जो पॉजिटिव आयंस है ना वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे टूवर्ड द नेगेटिव प्लेट। हमारे पास नेगेटिव प्लेट होगी, जो पॉजिटिव आयंस है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ओपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट विद ईच अदर, ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो ओपोजिट चार्ज होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। फोर्थ पे जो हमारे पास स्टेप आता है वो आता है मैग्नेटिक चैम्बर। हमने वेपराइजेशन भी कर लिया, आयनाइजेशन भी हो गई उसकी, हमने पोटेंशियल डिफरेंस भी उसके ऊपर अप्लाई कर लिया। अब क्या है, मैग्नेटिक चैम्बर में वो आएंगे। ईच आइसोटोप्स इन द मिक्सचर हैव इट्स ओन m/e वैल्यू। ये स्टूडेंट वो कह रहा है कि जितने भी मिक्सचर के अंदर सब्सटेंस के अंदर आइसोटोप्स होंगे ना, उनकी एक स्पेसिफिक m/e वैल्यू होगी। इस m/e वैल्यू की बिना पर हम उसको सेपरेट करते हैं। These ions are passed through a strong magnetic field. The magnetic field makes ion to move in a circular path and separate them on the basis of their m/e values. जो स्टूडेंट जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करना है ना, तो वो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को हमने जब अप्लाई किया तो जो आयंस होंगे वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, और जो सर्कुलर पाथ में जब ये मूव करेंगे इनको हम सेपरेट करेंगे उनकी m/e वैल्यू के हिसाब से। जिसकी m/e वैल्यू कम आई, हमने जैसे पहले पढ़ा कि उसकी पीक हाई होगी, ठीक है, और जिसकी मैस ओवर m/e वैल्यू कम होगी उसकी पीक लो होगी। उसको हम सेपरेट कर लेंगे, डिफरेंट आइसोटोप्स जो एलिमेंट के हैं उनको हम इस बिना पे सेपरेट करेंगे। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, m/e इज इक्वल टू h²r/e। डियर स्टूडेंट, ये एच क्या है, ये एच यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और आर रेडियस है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास। लास्ट वन जो स्टेप आता है वो आयन कलेक्टर का आता है। डियर स्टूडेंट, हमने मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई की और इससे जो आयन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं वो आयन कलेक्टर में आके कलेक्ट हो जाएंगे, फॉल डाउन करेंगे, जिसको हम इलेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं। आयंस ऑफ डेफिनेट m/e वैल्यू मूव इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, वो एक ग्रुप की फॉर्म में मूव करेंगे, वन आफ्टर द अदर, एंड फॉल ऑन द इलेक्ट्रोमीटर विच इज आल्सो कॉल्ड एज आयन कलेक्टर। वो फॉल करेंगे इलेक्ट्रोमीटर में, जिसको हम आयन कलेक्टर कहते हैं। यहाँ सारे आयंस कलेक्ट हो जाएंगे और ये जो आयंस हैं ये इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेंगे। दीज आयंस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट gives the relative abundance of a particular
आइसोटोप। डियर स्टूडेंट, ये जो आयंस हैं ये इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेंगी, और ये इलेक्ट्रिक करंट हमें किस बात इंफॉर्मेशन कौन सी देगी, ये हमें रिलेटिव अबंडेंस की इंफॉर्मेशन देगी। जो हमारे पास पर्टिकुलर आइसोटोप है उसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, ये हमें इलेक्ट्रिक करंट से यहाँ से पता चलेगी। डियर स्टूडेंट, इस डायग्राम को हम ज़रा देखते हैं कि ये हमारे पास एक डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर है। हमने इसके अंदर एक सैंपल को इंजेक्ट किया है। हम कहते हैं कि हमने नियोन गैस जो है ना वो इनलेट इसके अंदर इंजेक्ट की है। हमने उसको वेपराइज किया, हाई इलेक्ट्रॉन्स बीम यूज़ की, ठीक है। हाई इलेक्ट्रॉन बीम से ये क्या, इसकी आयनाइजेशन हुई। आयनाइजेशन जब हुई तो एसिलेशन के अंदर हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखें, अप्लाई किया, तो क्या हुआ, ये नेगेटिव ग्रिड जो है इसकी तरफ जो आयंस पॉजिटिव आयंस होंगे वो मूव करेंगे। हमने इसके नीचे एक वैक्यूम पंप भी लगाया। ये इसलिए डियर स्टूडेंट लगाया होता है कि जो हमारे पास मटेरियल जायद होता है वो यहाँ से निकल जाता है। जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो आगे चले जाती है, और जो हमारे पास बच जाता है पीछे मटेरियल वो वैक्यूम से हम निकाल लेते हैं। अब नेगेटिव ग्रिड की तरफ जब जो पॉजिटिव आयंस होंगे उसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और फिर मैग्नेटिक फील्ड में जाके जब हम मैग्नेटिक फील्ड इन पे अप्लाई करेंगे तो वो सर्कुलर पाथ में आयंस मूव करने लग जाएंगे। जब सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे तो वो कलेक्टर में आके अपनी M/E वैल्यू के मुताबिक इकट्ठे हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं डिटेक्टर में 20, 21 और 22 आपको नज़र आ रहा है। ये नियोन के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, उनके जो हैं एटॉमिक मैसेज हैं 20, 21 और 22। यहाँ से हम उनको फिर डिटरमाइन कर लेते हैं कि जो हमारे पास नियोन थी गैस, इसके जो आइसोटोप्स हैं वो कितने हैं और इनकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है। ये हमें इलेक्ट्रिक करंट बताएगी जो आयंस प्रोड्यूस कर रहे होंगे कलेक्टर के अंदर। ये था हमारा डियर स्टूडेंट आज का टॉपिक, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।